Hello everyone, welcome back for the lecture series. And in the previous lecture, we learned about the basic mathematics. In that lecture, we discuss about trigonometric functions, quadrant theory, and how to convert sine 90 plus theta, sine 180 plus theta, 180 minus theta, cos 180 minus theta. And also we learned about the basic angles and their values like sine 60 degree, sine 45 degree. Then we moved on to the graphs where we learned about some important graphs such as equation of a straight line y equals to mx plus c, जहां पर हमने आपको बताया था कि m होता है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट. देन हमने पैराबोलास के ग्राफ डिस्कस किए थे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसमें हमने बताया था आपको कौन सा अपवर्ड पैराबोला होगा, कौन सा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, कौन सा राइटवर्ड होगा, कौन सा लेफ्टवर्ड होगा. ठीक है. फिर हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस करे थे विच वर साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन. एंड इन दैट वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 1 था हमारी सीरीज का, वहां पर हमने क्या बोलते हैं डिस्कस किया था क्यों साइन फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है और क्यों कॉस फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है और इसका इंटीग्रेशन पे क्या असर पड़ता है और एरिया अंडर द ग्राफ कैसे चेंज होते हैं. तो चलिए इस लेक्चर सीरीज को आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम आपके फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को फर्दर और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं. और क्या बोलते हैं, उम्मीद है कि आप ये लेक्चर देखेंगे और यहाँ से बेसिक फंडामेंटल सब ग्रैब करेंगे. और जो असाइनमेंट हम आपको लिंक में प्रोवाइड करवाने वाले हैं लेक्चर के नीचे, आप उसे भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हुई हो, साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए कि आपको दोबारा ये चीजें रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े. और फर्दर जब आप टोटल प्योर फिजिक्स पे आए देन दिस बिकम्स योर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स. ये जो मैथमेटिकल टूल है ये आपके एक दोस्त बन जाएंगे और आपकी समस्या को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. जब भी आपको कोई फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी वहां पर आप इन मैथमेटिकल टूल्स का आंख बंद करके यूज कीजिएगा और ये आपको उस समस्या से बाहर निकाल के लाएंगे. ठीक है. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिकल टूल्स जिन्हें हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं. सो मूविंग ऑन टू द लेक्चर नंबर 2. ठीक है. तो लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं. तो कल हमने ऑलरेडी कुछ ग्राफ्स डिस्कस कर लिए थे, आज हमें कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करने हैं. जैसे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स. क्या होती है एलिप्स की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है. अगर सेम टाइम पे हम सर्कल की इक्वेशन देखें तो वहां होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सर्कल और एलिप्स में सिर्फ इतना सा फर्क है कि फॉर सर्कल a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. क्लियर. और जो इनके बीच में रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जहां पर ई को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी. एंड दिस इसेंट्रिसिटी, ये इसेंट्रिसिटी हमें बताती है कि कोई सर्कल कितना इलिप्स की तरफ टेंड हुआ है. इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में. अगर मैं इसेंट्रिसिटी को 1 कर दूं, ठीक है, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा? इसेंट्रिसिटी को अगर मैं 0 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब बी इक्वल्स टू ए, मतलब सर्कल. तो सीधी सी बात है, सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0, और इलिप्स के लिए 0 से 1 के बीच में लाई करती है. क्लियर. ठीक. तो इलिप्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो एक्स और वाई, ये आपका इलिप्स बना. ये आपके लिए हो गया बी, ये हो गया ए. ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस. और बी इक्वल्स टू ए हो जाए तो ये सर्कल होता है. तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स, फटाफट से. ठीक.
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलिप्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जो कि है आपका हाइपर बोला। पहला बोला हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरबोला की बात करें तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर हाइपरबोला में ड्रॉ करना चाहूं तो बेसिकली एक हाइपरबोला ऐसा दिखता है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ये पैराबोला की तरह ही नजर आता है, बस इसका कर्वेचर कुछ कम होता है, ठीक है, स्लोप कम स्टीप होती है, ज्यादा चौड़ा होता है, ज्यादा वाइड होता है, ठीक है। दिस इज अ पैराबोला। तो पैराबोला भी आप नोट कर लीजिए। क्लियर? होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर। थर्ड कर्व आज की डेट का, आज हमने कितने पढ़ लिए? एलिप्स पढ़ा हमने सबसे पहले, देन वी लर्नड अबाउट हाइपरबोला, ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ऐसे ग्राफ आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और xy इक्वल्स टू कांस्टेंट। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालेंगे आप r के साथ, क्लास 12 के चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालेंगे फॉर अ स्फीयर एट अ पॉइंट आउटसाइड, ठीक है, तो वो इनवर्सली आएगा r स्क्वायर के। क्लियर हो गया? और कई जगह पे इनवर्सली आता है 1/r के, तो जब 1/r के इनवर्सली आएगा तो वहां पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है? ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो ये भी आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अभी इससे बहुत सारे बनेंगे, जैसे इक्वेशन होती है आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू एनआर टी, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो एन पहले से ही कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, तो पीवी बिकम्स कांस्टेंट, सो ये बन जाता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो सेम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में बड़ी आसानी होगी अगर आपको इन सब फंक्शंस के बारे में पहले से पता है। क्वेश्चन आएंगे आपके पास ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए हम जंग में भेजने से पहले, फिजिक्स नामक जंग में भेजने से पहले आपके हथियार पहने करा रहे हैं, और वो हथियार क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स दिस, ठीक है। क्लियर? नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात कर रहे थे। फोर्थ है y इक्वल्स टू e की पावर x एंड y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x है, ये आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। अभी मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में दूंगा भी आपको ये ग्राफ्स, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x एंड y। अब देखो आप कैसे रीड करोगे इस ग्राफ को। अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा? e की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो गया। अगर x माइनस इंफिनिटी है तो y कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस माइनस इंफिनिटी दैट इज e की पावर इंफिनिटी व्हिच बिकम्स इंफिनिटी, इंफिनिटी हो रहा है। और अगर x प्लस इंफिनिटी है तो y बिकम्स 0, तो दिस इज टेंडिंग टू 0। क्लियर? और अगर y इक्वल्स टू e की पावर x बनाऊंगा तो x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे y बिकम्स इंफिनिटी, x इक्वल टू 0 पे y बिकम्स 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी पे y बिकम्स 0। तो सेम ग्राफ बनेगा बट डिफरेंट साइड से। So this is y equals to e की पावर x। तो दोनों ग्राफ भी नोट कर लीजिए आप, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इनके, साइड बाय साइड नोट्स तैयार करते रहिए अपने, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको आगे जाके। आपकी कॉपी में सबसे पहले नोट्स यही होने चाहिए मैथमेटिकल फॉर्मूले के, वेक्टर्स तक।
उसके बाद आपको फिजिक्स आसान लगेगी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैथमेटिकल वाले पार्ट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर रखा है। कहां पर प्रिपेयर कर रखा है? इन दिस बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग स्किप कर देते हैं इसे, बट इसके बिना जंग में उतरना बहुत खतरे से खाली नहीं है। फिजिक्स नामक जंग में उतरना है तो इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। क्लियर? ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड और कुछ ग्राफ्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ये मैंने नोट कर रखे हैं, डायरेक्टली कॉपी करता हूं इन्हें। चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 है पीवी ग्राफ फॉर आइडियल गैस at constant pressure is। आइडियल गैस इक्वेशन में एक और बार रिपीट कर देता हूं, आगे जाके आप कई बार आइडियल गैस इक्वेशन को देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट इज तो 4 ऑप्शन है। ग्राफ बनने वाला है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से, तीसरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन और चौथा ग्राफ डाउनवर्ड। ठीक है, अब जरा देखिए इसे, यहां पर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है तो बचा क्या? V is equals to nRT by P। नाउ P is constant, N constant, R constant, तो ये सब बन गए कांस्टेंट। KT, अब K कांस्टेंट है इसका मतलब V is directly proportional to T। मतलब ये किसकी इक्वेशन बनी? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पढ़ा था ना आपने, Y equals to mx plus c। अगर यहाँ पे c की वैल्यू 0 रख दोगे और m को 1 रख दोगे, m को k रख दोगे तो y equals to kx। y की जगह क्या है? V, और x की जगह क्या है? T। तो कौन सा ग्राफ सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्लियर? तो एक बार क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन फटाफट नोट कीजिए पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, होप स्क्रीनशॉट डन, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the time period for oscillation of a simple pendulum is t equals to 2 pi under the root L by G। Then graph between T and L is। ठीक है, ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी पैराबोला, ऑप्शन सी एलिप्स और ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, क्लियर? तो जरा क्वेश्चन नोट कीजिए और पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देन आई विल टेल यू द आंसर। ओके, होप आपने कोशिश करी होगी। नाउ t इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई अंडर द रूट L बाय G। देखो 2 पाई कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या रहता है किसी एक जगह पे कांस्टेंट, तो इसका मतलब t is directly proportional to under the root L, squaring both the sides we get t square equals to directly proportional to L। so ये किसको टेंड करता है? this tends to पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन होती है?
y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या y square directly proportional to x. These are all equation of parabola. और पैराबोला भी कौन सा बनेगा ये, अगर t वर्सेस l का ग्राफ बनाना है, ये t है और ये l, ठीक है। तो t स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स एंड, तो l की वैल्यू कुछ भी रखो, t की वैल्यू कुछ भी रखो, l क्या होने वाला है पॉजिटिव, ठीक है। t आप पॉजिटिव रखो या फिर नेगेटिव, l तो हमेशा क्या होने वाला है पॉजिटिव। कौन कौन से क्वाड्रेंट में l पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो नोट कर लीजिए इसका आंसर होगा पैराबोला। पॉज करके नोट कर लीजिए आप, वेट अ सेकेंड, डन, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल भी हमने फॉर्म कर लिया, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा और उस पे हम ड्राइव्स पे असाइनमेंट अपलोड करने वाले हैं, उनके सोल्यूशन भी, तो वो उसका लिंक भी हम आपको व्हाट्सएप चैनल में दे देंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब, इनमें से कौन से ग्राफ के जैसा बनेगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर को वाई एक्सिस में प्लॉट किया गया है, नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, सोल्यूशन में बता देता हूं। टी स्क्वायर इज प्लॉटेड इन वाई एक्सिस एंड एल एट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ हो गया है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब का, और y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही ग्राफ, इनमें से ऐसा ग्राफ कौन सा नजर आ रहा है आपको, सिर्फ फर्स्ट वाला है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक। सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे अपने। तो डन, ये एक लंबा लेक्चर होने वाला है, अबाउट 80 to 90 मिनट्स, और इसमें हम बहुत कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और जिनको थोड़ा सा स्लो लग रहा है वो 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बड़े ध्यान से, बड़े आराम से और इत्मीनान से पढ़ें, ताकि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, अब आज के मैथमेटिक्स टूल्स के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्लोप की, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोप, कुछ बेसिक चीजें जानने वाले हैं स्लोप से। स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब अगर हम x में कुछ चेंज करते हैं तो उस x के चेंज करने से y में कितना चेंज आता है, दैट इज स्लोप। अगर चेंज बड़ा है तो स्लोप भी क्या होगा, बड़ा, और अगर चेंज छोटा है तो स्लोप भी क्या होगा,
छोटा मतलब, और पॉजिटिव नेगेटिव ये सब डिटरमाइन करते हैं हम ज्योमेट्री से, ठीक है, क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री लगती है एक तरीके से। तो सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और अपने को कुछ ये कर्व मिला, ठीक है। अब यहां पर दो पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। तो अब सपोज करते हैं थीटा है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक, तो इसे C ले लेते हैं। अब हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC। अब BC है क्या, चेंज इन y, सपोज ये y2 था और ये y1 और ये x1 और ये x2, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज डेल्टा y, और AC कितना होगा x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा x। तो स्लोप इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। और ये मेजर किया जाता है, स्लोप इज नथिंग बट inclination of a curve या और tangent drawn to a curve, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो स्लोप इज tan थीटा विच इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, clear, so or inclination with positive direction of x axis, positive x axis, clear, ठीक है। और रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन y with respect to change in x, ठीक है। अब हम कुछ कर्व्स ड्रॉ करने वाले हैं और वहां पर देखने वाले हैं उनकी स्लोप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कर्व, तो अगर आप गौर से देखें तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, A, B और C। सपोज इसका एंगल है θ1, इसके टेंजेंट का एंगल है θ2 और इसके टेंजेंट का एंगल है θ3। तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब स्लोप एट C इज ग्रेटर देन स्लोप एट B इज ग्रेटर देन स्लोप एट A, ठीक है। फिजिकली स्पीकिंग स्लोप क्या है, स्लोप है क्या, देखिए, ठीक है, ये स्लोप की डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक। अब स्लोप है क्या, इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन मतलब चढ़ाई, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ ऐसा कर्व बन रहा है तो इसमें चढ़ाई कितनी है, इंक्लिनेशन कितना है, 0, मतलब इस कर्व पे आप इजीली चल पाएंगे विदाउट एनी एफर्ट। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूं तो इस पे इंक्लिनेशन क्या हो गया, कुछ इंक्रीज हो गया, अब इंक्लिनेशन और इंक्रीज, अब इंक्लिनेशन और इंक्रीज। तो जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाता रहता हूं तो इंक्लिनेशन बढ़ता रहता है और स्लोप भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। tan 90 की वैल्यू भी क्या होती रहती है, tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि ऐसे दीवार आप बिना किसी सपोर्ट के नहीं चढ़ सकते, आपको कुछ ना कुछ रस्सी वगैरह चाहिए होगी। तो मतलब यहाँ पर जो स्लोप है, जो चढ़ाई है, जो इंक्लिनेशन है, वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब इसे मैं फर्दर ऐसे मूव करूंगा तो स्लोप क्या होने लगेगी, नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसका अरिथमेटिक मीनिंग या अलजेब्रिक मीनिंग क्या है, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कि x में चेंज करने से y में कितना चेंज प्रोड्यूस हो रहा है किसी पॉइंट पे या किसी कर्व में, उसी को क्या कहते हैं, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप के बारे में कुछ और जानकारियां, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू ऑल वेरी वेल नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, मतलब
tan theta is also positive, means slope is positive, and if theta becomes greater than 90 degree, that is second quadrant, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है कि सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मींस स्लोप इज नेगेटिव। अब मैं कुछ आपको ग्राफ देने वाला हूं, आप उनमें आइडेंटिफाई कीजिए कि स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कांस्टेंट है या फिर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो कुछ ग्राफ्स में बनाने जा रहा हूं, ठीक। तो कर्व 1, अब इस कर्व में बताइए आपको दिख रहा होगा कि इंक्लिनेशन हर जगह पे क्या है, सेम, इसका मतलब स्लोप तो क्या है, कांस्टेंट, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x वो हर जगह पे क्या है, सेम, ठीक है, क्लियर। और ये थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो इस ग्राफ के बारे में आप क्या कहेंगे कि स्लोप कैसी है, बोलिए, बताइए, पॉजिटिव, एंड स्लोप इज constant, clear। moving on to the next graph, this is like that, ठीक है, ऐसा है ये। अब सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही होगी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑल्सो स्लोप इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो कर्व आप नोट करिए। स्लोप के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने बताई अभी तक, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, ठीक है, फिर एक यहां पे से, क्लियर, और एक यहां से, नेक्स्ट दिस, ठीक, क्लियर। थर्ड, y वर्सेस x। अब इसका बताइए स्लोप क्या है। अब मैं अलग अलग पॉइंट ले लूं, a, b और c, तो आपको क्लियरली दिख रहा है स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो क्या आ रही है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। बट आप देख रहे होंगे कि एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग। नेगेटिव तो है बट साथ में क्या होती जा रही है, सॉरी पॉजिटिव तो है बट साथ में क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बनाएंगे, इफ दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, और अगर आपको ऐसा कर्व ऑब्टेन होता है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व की स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन, और क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या होती जा रही है, बार बार चेंज होती जा रही है, तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, चेंजिंग, ठीक है। अगर स्लोप कांस्टेंट आती है तो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। ये आप 11th में पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सारे कर्व वहां पर डिस्कस होने वाले हैं, ठीक। फोर्थ, क्लियर। तो ये देखिए, ये सी है, ये बी पॉइंट है, और ये ए पॉइंट। तो आपको दिख रहा होगा कि स्लोप कैसी है। सबसे पहले बात तो नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्टूज एंगल जब भी बनेगा तो स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये स्लोप तीनों क्या है, नेगेटिव। अब यहां पर स्लोप क्या था, ज्यादा नेगेटिव, यहां पर थोड़ा कम, यहां पर थोड़ा और भी कम, ठीक है। तो स्लोप ज्यादा से कम नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, क्लियर। तो और भी कुछ बताते हैं, 5,
अच्छा, इस कर्व की स्लोप बता सकते हैं आप? बोलिए सभी साथ में, देखिए क्या आएगी। अपनी कॉपीज में आंसर लिखिए। स्लोप कितनी है इसकी? 0। वाई? बिकॉज व्हाट इज स्लोप? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब देखो एक्स चेंज हो रहा है बट वाई चेंज नहीं हो रहा है। सो चेंजिंग एक्स के लिए वाई क्या है? कांस्टेंट। तो चेंज इन वाई कितना है? 0, इसलिए स्लोप भी कितनी है? 0। क्लियर? अब y वर्सेस x। अब इस कर्व की स्लोप कितनी है? इनफाइनाइट, क्योंकि x तो चेंज नहीं हो रहा है बट y क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब डेल्टा x कितना है? 0। तो स्लोप कितनी हो जाएगी? 1 बाय 0 मान लो, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो स्लोप कैसी है इसकी? इनफिनाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक अलजेब्रा की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने 9th 10th बहुत साल पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है स्पेस में 3D में। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और z1। इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टर डिस्टेंस अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल बताते हैं। सपोज ए पॉइंट है 1 2 और 3 और बी पॉइंट है 4 6 और 8 और आपको पूछा गया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है? 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 दैट इज 4 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 9 प्लस 16 प्लस 25 दैट इज रूट 50। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? रूट 50। ठीक है, अब कुछ बेसिक अलजेब्रा की बात करते हैं। ठीक, तो बेसिक अलजेब्रा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल या पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हो? 2 डिग्री का। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या फाइंड आउट करने होते हैं? रूट्स। अब इस इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे? जितनी डिग्री उतने रूट्स। कितनी डिग्री है यहाँ पर? 2, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2। ठीक है, तो 2 रूट्स कैसे निकलेंगे इसके? सॉल्यूशन ऑफ x। व्हाट आर रूट्स? रूट्स आर सॉल्यूशन ऑफ x। x की वो वैल्यूज जिस पे ये इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में क्या प्रोड्यूस हो जाए? 0। दीज आर कॉल्ड द रूट्स। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर ये d होता है अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो रियल नंबर्स के लिए इसकी वैल्यू भी रियल आती है, इमेजिनरी नहीं हो सकती रियल रूट्स के लिए। ठीक है, ठीक, मतलब 4ac कैन नॉट बी ग्रेटर देन b स्क्वायर फॉर रियल रूट्स। क्लियर? अब थोड़ा सा बात करते हैं लॉगरिथम्स की। ये भी कहीं ना कहीं आपकी क्लास में डिस्कस कर लेने चाहिए अभी, क्योंकि ये बाद में आने वाले हैं। कोई फंक्शन है, कोई वैल्यू y दैट इज x की पावर n, तो यहाँ पर log y, ठीक है, और बेस क्या लेना है? 10। देखो दो तरीके के बेस होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग मतलब हमारा नंबर सिस्टम। हमारा नंबर सिस्टम कितने बेस का है? 10 नंबर सिस्टम, 10 डिजिट्स है, डेसिमल बोलते हैं इसे, तो इसे कहते हैं बेस 10। ठीक है, और एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग आता है नेचुरल नंबर के लिए। ई एक नेचुरल कांस्टेंट है, ई की वैल्यू 2.71 आती है, आगे भी चलती रहती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है,
तो ये जो ई है ये कई जगह पर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को ट्रेंड करता है, तो इसी कहते हैं नेचुरल लॉग। तो लॉग विद बेस ई इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। और इनके बीच में कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n log with 10 बेस x, तो ये log की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अगर y है mn तो log y कितना होगा log m बेस 10 प्लस log n बेस 10, ठीक है। थर्ड, अगर y है m बाय n तो log y कितना होगा log m माइनस log n। ये सारी log की प्रॉपर्टीज है जो आपको आगे जाके काम आने वाली है। फोर्थ, अगर y है e की पावर x तो log विद बेस e y कितना हो जाएगा log e की पावर x, ठीक है। तो बेस से बेस कैंसिल हो जाता है, सेम बेस के लिए वैल्यू कितनी आती है 1। log 10 विद बेस 10 इक्वल्स टू 1, log 100 विद बेस 100 इक्वल्स टू 1, log e विद बेस e इक्वल्स टू 1, और x आगे आ जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी log y इक्वल्स टू x, ठीक, क्लियर। तो और भी कुछ बताने वाले हैं, ये सब पहले आप नोट कर लीजिए, लॉग की प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। और एक और चीज बताएंगे, हाउ टू कन्वर्ट कॉमन लॉग इनटू नेचुरल लॉग या नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, ठीक है, कन्वर्जन भी बताएंगे। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फिजिकली नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको सूट करता है। मूविंग फॉरवर्ड, कन्वर्जन कैसे करता है, अगर लॉग बेस ई को आपको कन्वर्ट करना है log बेस 10 में, तो वो कैसे होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, ठीक है। अब आप पूछोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ आएगा, जब आप वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालोगे ना तो वहां पे आपको ये लॉग की यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्जन करना पड़ेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो वहां पर इस लॉग का काम आएगा, क्लियर। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हमारे फिजिक्स में ये यूज होता है, और कहाँ यूज होता है अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर थर्मोडायनेमिक्स में तो जरूर होता है, ठीक है, क्लियर। चले आगे, फिर थोड़ी और बेसिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कितना आता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो समेशन एन दैट इज जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन अप टू एन, तो समेशन एन कितना होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। जैसे आपको करना होगा एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इसका सम कितना आएगा एन कितना है 5, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। और आप फिजिकली भी कर जोड़ सकते हैं, 5 प्लस 9 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 12 14 और 1 15 15, ठीक है, क्लियर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है ना, मतलब समेशन एन स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका फॉर्मूला कितना होता है समेशन एन स्क्वायर का, इसका होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ठीक। तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका यहां से। चले आगे, ओके। फिर कुछ सीरीज के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड्स वाले भी इसे पढ़ सकते हैं टू मेक देयर बेस स्ट्रॉन्ग। और अप्रोक्सीमेशन आपको यहीं से समझ में आएंगे जब आपको सीरीज समझ में आएगी। कई जगह पे हम मान लेते हैं ना कि sin x at x टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू x, कैसे लेते हैं वो, ठीक है, समझ में है। तो वो कैसे हम टेंड करते हैं cos x as x टेंडिंग टू
0, उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो कैसे हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं वो हम यहाँ से पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज की, e की पावर x, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, क्लियर, ये हो गई एक्सपोनेंशियल सीरीज। एंड इफ x इज मच 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 लेस देन 1, तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है हम इन्हें क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हायर ऑर्डर terms can be neglected। ठीक, तो e की पावर x का अप्रोक्सीमेशन कितना आता है, 1 प्लस x। ठीक है, नेक्स्ट sin x, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इफ x इज टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल वैल्यूज, तो वेरी स्मॉल वैल्यूज पे क्या होगा बताइए, ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स है ये किसको टेंड करेंगी, 0 को, तो इन सबको हटा देंगे। तो स्मॉल वैल्यूज के लिए sin x इज अप्रोक्सीमेटेड टू x। ठीक, बात करते हैं cos x की। cos x कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब इफ x इज मच 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 लेस देन 1 या फिर x टेंड्स टू 0, तो ये वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और cos x कितना आ जाता है, 1। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं ln 1 प्लस x की, इसका एक्सपेंशन कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x की पावर 4 बाय 4। कंडीशन क्या है कि मॉड x क्या होना चाहिए, लेस देन 1, मतलब इस x की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं log 2, इसे लिख सकते हैं हम ln 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये आएगा 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 अप टू सो ऑन। कंडीशन क्या है, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड x क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये log x की सीरीज हो गई, sin x डिस्कस कर लिया, cos x डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम tan x की। ठीक है, क्लियर, तो tan x की बात करें तो ये कितना आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय tan x आता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x की पावर 5। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, tan x, sin x और cos x इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्लियर। अब कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम tan x पढ़ रखा था, tan x हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल एक्सपेंशन, मल्टीपल जगह यूज होने वाला है फिजिक्स में, हायर फिजिक्स में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमें कई जगह पे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है इसे लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का, दिस इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर x मच 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 लेस देन 1 है तो 1 प्लस एक्स की पावर n को सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx, क्यों, क्योंकि x लेस देन 1 है, तो ये जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेशंस मैं आपको बता देता हूं, और आप इन्हें डायरेक्ट यूज करिएगा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आप पूछोगे डायरेक्ट एग्जांपल बताइए कहां पर यूज होगा है, तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ग्रेविटेशन में, क्लास 11th का टॉपिक है, दैट इज हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद हाइट एंड डेप्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो जब हम वहां पर समझेंगे कि हाइट और डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज करता है, तो वहां पर हमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी एट वेरी स्मॉल हाइट्स। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन में 1 प्लस एक्स की पावर n, ये तो मैंने अभी बताया आपको कितना होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। सेकेंड इज 1 माइनस एक्स की पावर n, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। थर्ड 1 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो जाएगा अगेन 1 माइनस एन एक्स। एंड फोर्थ इज 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, दिस इज 1 प्लस एन एक्स। तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन आप नोट कीजिए और इसमें कुछ नहीं है, ये सारे रिजल्ट कहाँ से आए हैं, इसी वाले फॉर्मूला से, ठीक है। इसी फॉर्मूला को रिपीट करने पे रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशंस भी हो गए। अब कुछ बेसिक मेंसुरेशन की हमें बात करनी है। मेंसुरेशन मतलब एरिया, वॉल्यूम, कुछ फिगर्स का, ठीक है। तो 3D से स्टार्ट करेंगे, फिर 2D फिगर्स पे जाएंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 3D फिगर्स में सबसे पहले बात करते हैं हम एक स्फीयर की, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस होती है स्फीयर में, 3D फिगर है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम कितना होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया, इतना क्लियर। हेमिस्फीयर में सब इसका आधा कर देंगे, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड फिगर की बात करते हैं हम, सिलेंडर की बात करते हैं पहले ना। तो अब सिलेंडर में होता क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस मतलब दो सर्कल और बीच में क्या होती है, एक स्ट्रेट सेक्शन, दिस फॉर्म्स योर सिलेंडर। तो सपोज करते हैं इन सर्कल्स का रेडियस कितना है r और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है h, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर h। अब आप पूछोगे कैसे याद रहे, देखो इसका बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, अब इसे आप बार बार रिपीट करते रहोगे h हाइट तक तो क्या बन जाएगा एक सिलेंडर, तो इसलिए इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर h। अब ये कैसे, देखो एक कर्व सरफेस का पैरामीटर कितना होगा 2 पाई आर और इस 2 पाई आर को h हाइट तक रिपीट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पूरा कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर h। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर लिया है तो ये यहाँ पर आपका कर्व सरफेस एरिया है और ये जो ये दो सर्कल्स की वजह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपन कोन की। तो कोन को अगर आप देखो तो एक सर्कल से ही कट के कोन बनता है ना, तो ऐसे अगर मैं सर्कल में से ही एक्स्ट्रा सिलेंडर में से ही एक्स्ट्रा पोर्शन काट दूं तो क्या बन जाएगा कोन, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब इस कोन के लिए जो अपने पास वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मतलब सिलेंडर के कंपैरिजन में कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, जहां पर एल है इसकी स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एल कितना हो जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर, ठीक। और आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये नोट कर लीजिए आप पहले, है ना, तीनों कर लीजिए एक साथ, स्क्रीनशॉट 1 2 3, ठीक है, और नोट करना है नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट
बात करते हैं अपन क्यूब की। तो एक क्यूब लेते हैं जिसकी साइड कितनी है एल, वॉल्यूम कितना हो जाएगा एल इंटू एल दैट इज एल क्यूब। सरफेसेस कितनी है इसके पास, एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं गिनो जरा, ऊपर और नीचे दो, राइट और लेफ्ट दो, फ्रंट एंड बैक दो, कितने सरफेसेस हो गए 6। सरफेस एरिया फॉर वन सरफेस कितना होगा ए स्क्वायर। तो कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया कितना होगा क्यूब का, 6 साइड है तो कितना हो जाएगा 6 से स्क्वायर। डायगोनल कितना होता है √3a, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर बेस एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाएगी आपका बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक क्लियर, ठीक है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, देखो 6 आ जाएंगे यहां से भी टोटल, क्लियर। और डायगोनल, डायगोनल कितना होता है क्यूब का, डायगोनल होता है आपका अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी 3D की फिगर्स कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं 2D फिगर्स की, है ना। पहले आप ये 3D फिगर्स नोट कर लीजिए, क्यूब, क्यूबॉइड, कम ऑन स्क्रीनशॉट फटाफट, या जिसे नोट करना है नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 2D फिगर्स, ठीक। तो 2D फिगर्स में सबसे पहले बात करते हैं अपन सर्कल की। हाँ जी, सर्कल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है आपका रेडियस। तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर पेरीमीटर 2 पाई आर, तो ये बेसिक बातें हो गई। सेकंड है आपका एलिप्स, ठीक है। तो ये आपका एलिप्स है, ये हो गई आपकी सेमी मेजर एक्सेस बी और ये सेमी माइनर एक्सेस ई, ये हो गया आपके फोकस ए ई कॉमा 0, ये हो गया माइनस ए ई कॉमा 0। एरिया पाई ए बी, ए हो गई सेमी मेजर एक्सेस एंड बी इज सेमी माइनर एक्सेस, क्लियर। और ये जो ये ए ई कॉमा 0 है और माइनस ए ई कॉमा 0 है यार, दीज आर टू फोकाई ऑफ एन इलिप्स, ठीक है क्लियर। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी केपलर्स लॉ में। केपलर्स लॉ में जो आपका फर्स्ट लॉ है, इट स्टेट्स दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो वहां पर आपको इलिप्स और उसकी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सेंट्रल फोर्स मोशन में इलिप्स की जरूरत पड़ती है अक्सर हायर एजुकेशन में, हायर फिजिक्स में, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट मूविंग ऑन, थर्ड बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एंगल आर अदर देन 90 डिग्री, ठीक होगा। तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है बेस इंटू हाइट, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट,
और सपोज ये किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। नेक्स्ट रोम्बस, रोम्बस का कितना होता है एरिया, बेस इनटू हाइट या फिर हाफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई और ये पैरेलल साइड्स हो गई ए और बी, जितनी इनकी लेंथ है, ठीक है। ये क्या काम आएगा, जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे तो वहां पर हम कर्व्स बनाएंगे, तो हमें पता है इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। तो कई बार आपको ये फिगर आएगी तो आपको सिर्फ एरिया अंडर द कर्व ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, क्लियर। और लास्ट बात करते हैं ट्राइंगल की, ठीक है। तो ट्राइंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो आपका एरिया है इसका वो कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक हो गया, क्लियर। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे, जिसकी तीनों साइड क्या है ए, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी क्या है इक्वल, और इक्वल कितने हो 60 डिग्री, ये इसका ऑल्टीट्यूड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 ए, कैसे, ये ए है, ये ए cos 60 होगा और ये ए sin 60, तो कितना हो जाएगा √3a/2। अभी आप धीरे धीरे वेक्टर्स में समझेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, तो वहां हम समझाएंगे, या फिर ट्राइंगल से समझा सकता हूं मैं। यहाँ पर अगर मेरे को यहाँ से sin 60 की वैल्यू निकालनी है इस ट्राइंगल में, तो क्या होगी sin 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर h मान लेते हो, हाइपोटेन्यूज a, तो h कितना आ जाएगा a sin 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2, तो ऑल्टीट्यूड कितना आ गया इसका √3a/2, ठीक है, क्लियर। और भी कुछ बातें बताते हैं, ये जो इसका ऑल्टीट्यूड होता है ये इसके सेंट्रोइड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ ये खाली है तो इसका मास का है नीचे की तरफ शिफ्ट है, तो मतलब ये बेस से मास करीब होगा और ऊपर वाली टिप से दूर होगा, ठीक है। तो ये 1 रेशियो है और ये 2, ठीक है, क्लियर। तो इसकी जो सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है, कितनी होती है a/√3 डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है। ये जानकारी आपको कहाँ काम आएगी, ये जानकारी आपको काम आएगी फोर्स कैलकुलेट करने में, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब अप्लाई करेंगे तो जब भी आपको ट्राइंगल का केस दिया जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, वहां पर आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। अब आज की क्लास के लिए इतना ही, जो हमारी कल की क्लास होगी लेक्चर नंबर 3, और एक और इन्फॉर्मेशन में जाते जाते आपको देना चाहूंगा कि जो लेक्चर नंबर 1 और 2 है इनका एक कंबाइंड असाइनमेंट फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स वो अपलोड कर दिया जाएगा, और उसका लिंक लेक्चर नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, नीचे होगा, क्लियर। और जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम फोकस करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में, और लेक्चर नंबर 4 में हम इंटायरली फोकस करेंगे ऑन वेक्टर्स, ठीक है। तो इन दिस वे, इन 4 लेक्चर्स के माध्यम से आपका बेसिक मैथमेटिक्स का जो ये कोर्स है या जो ये फंडामेंटल है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप फर्दर आप फिजिक्स बिना किसी समस्या के आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।